इस फिल्म की शुरुआत किसी अनजान आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी की लाश लेकर एक पहाड़ पर खड़ा होता है, और इसके बाद यही आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह कहता है कि मैं एक चलती फिरती लाश हूं, बिना किसी आत्मा के, क्योंकि वह 1795 में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक डॉक्टर को मिला था और इसकी लाश उन्हें काफी बुरी हालत में मिली थी। वह काफी कटी फटी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके इसे जिंदा कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने किस राक्षस को जिंदा कर दिया है, और इसीलिए आखिर में उन्होंने इसे मारने की कोशिश की। लेकिन यह शैतान किसी तरह से बच गया। वह शैतान बदले की आग में था, इसीलिए उसने अपने बनाने वाले को ही खोज निकाला और उसने उनकी वाइफ की जान लेकर अपना बदला पूरा किया। जब विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उस शैतान का काफी दिनों तक दूर दूर तक पीछा किया, पर वह भूख प्यास से ज्यादा दिन तक उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सके और कड़कती ठंड ने उनकी जान ले ली। लेकिन फिर भी विक्टर उस शैतान के मालिक ही थे, इसीलिए उस शैतान ने अपने मालिक को अच्छी तरह से दफनाया, उनकी उसी किताब के साथ जिनमें वो सारे राज लिखे थे जिनसे उन्होंने इस शैतान को बनाया था। उस शैतान ने उन्हें उनकी वाइफ के पास ही दफनाया। लेकिन जब शैतान को लगने लगा कि यही अंत है, तो अब यहीं से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि एक राक्षसों का बड़ा झुंड उस पर हमला करने लगता है, क्योंकि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से वह राक्षस उसे अपने राजा नवीरिया के पास ले जाना चाहते हैं। वो राक्षस उस शैतान यानी कि एडम पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एडम एक खास तरह के ट्राइडेंट से उस शैतान को मार गिराता है, तो उस राक्षस के जमीन में समाते ही एक अजीब से पत्थर के जानवर में जान आ जाती है, और उसी की तरह कई और जानवर जिंदा हो जाते हैं। वो उन राक्षसों को जाकर मार देते हैं जो कि एडम पर अटैक कर रहे होते हैं, और इसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर फ्रैंकेनस्टाइन को उठाकर अपनी रानी लियोनोर और गिडियन के पास लेकर आते हैं। यहां पर हमें आगे बताया जाता है कि यह जो राक्षस हैं, ये गारगोयल्स हैं, जिन्हें पृथ्वी पर बाकी बुरे राक्षसों से लड़ने और मानवता की रक्षा करने के लिए आर्कएंजल माइकल ने बनाया था। सुपरनैचुरल पावर वाली रानी लियोनोर एडम के मन को पढ़ने के बाद वह समझ जाती है कि शैतान को कैसे जन्म दिया गया, इसीलिए वो इसे एडम का नाम देती है, और अब वो एडम को इनकी बुरे राक्षसों के खिलाफ हो रही जंग के बारे में बताती है कि स्वर्ग में माइकल बनाम सेटन के युद्ध हारने के बाद सेटन ने अपना बदला लेने के लिए हजारों की तादाद में राक्षसों को पृथ्वी पर भेज दिया, क्योंकि वो सभी मिलकर एक ऐसी जंग को अंजाम देने वाले हैं जिससे कि गॉड की क्रिएशन यानी कि इंसानों का नामो निशान तक धरती से मिट जाएगा। और हमारा काम इन राक्षसों को ऐसा करने से रोकना है। लेकिन इंसानों को अभी इस बारे में नहीं पता, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। लेकिन एडम की शक्तियां देखने के बाद रानी लियोनोर उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, लेकिन एडम रानी से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अकेले बिताना चाहता था। लेकिन वो एडम के जाने से पहले उसे एक खास तरह का हथियार देती है, जिससे वो उन राक्षसों से खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिर राक्षस एडम के पीछे क्यों थे। और यह एक ऐसा हथियार है जिससे वो उन राक्षसों को आसानी से नरक भेज सकता है। और अब इसीलिए एडम सबसे दूर रहने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाकर अपनी जिंदगी बिताने लगता है। लेकिन वह राक्षस कहीं पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, और अब देखते ही देखते ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन एडम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अब वो उन राक्षसों से तंग आ चुका था, और अब इससे पहले कि वो राक्षस उसका शिकार करें, एडम उन राक्षसों को ढूंढकर उनका शिकार करने लगता है। लेकिन जब एक दिन एडम ऐसे ही उन राक्षसों को मार रहा होता है, तो एक मासूम इंसान की जान चली जाती है, जिसका पता जब गारगोयल्स को चलता है तो वो तुरंत एडम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि एडम की वजह से ही इंसानों को डीमन और गारगोयल्स का वजूद पता चल गया था। और इसी सजा के तौर पर वो लोग हमेशा के लिए एडम को अपने पास कैद कर लेते हैं। लेकिन एडम की उस फाइट के दौरान एक राक्षस उससे बच निकला था, जो कि तुरंत अपने राजा नावेरियस के पास जाकर उसे एडम के जिंदा होने की खबर दे देता है। यहां पर हमें पता चलता है कि यह राक्षसों का राजा नावेरियस और काल की मदद से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सके, यानी कि एकदम फ्रैंकेनस्टाइन की तरह। जब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का वो मॉन्स्टर एडम अभी भी जिंदा है, तो वो अपने सबसे काबिल राक्षसों को गारगोयल्स के कैथेड्रल पर हमला करके
एडम को अपने पास तक लाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो एडम से किसी भी मरे हुए को जिंदा करने का रहस्य पता कर सके। अब हजारों की तादाद में राक्षसों की सेना देखकर गारगोयल्स को समझ आ जाता है कि वो एडम को लेने के लिए ही यहां पर आ रहे हैं, और देखते ही देखते गारगोयल्स और डीमंस के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। यह लड़ाई काफी सुपरनैचुरल और भयंकर थी, जहां एक तरफ गारगोयल्स बहुत सारे राक्षसों को नरक भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहीं कई डीमंस भी गारगोयल्स को मारकर उन्हें स्वर्ग भेजकर वहां कैद कर देते हैं। लेकिन हजारों राक्षसों की सेना के सामने गारगोयल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसमें फेरिन और केजिया नाम के 2 गारगोयल्स भी मारे जाते हैं। और अब अपनी आंखों के सामने गारगोयल्स को मरते देख गिडियन एडम को आजाद कर देता है, और अब एडम भी उनकी तरफ से उन राक्षसों का शिकार करने लगता है। लेकिन इन राक्षसों का जो मेन लीडर था, जिसका नाम जूरल था, जब उसके हाथ एडम नहीं लगता तो वो गारगोयल की रानी लियोनोर को अपने कब्जे में ले लेता है। एडम को पता चलने पर वह लियोनोर को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है, पर वहीं पर सेकंड इन कमांड गिडियन एडम न मिलने पर अपनी रानी को बचाने के लिए उसी फ्रैंकेनस्टाइन जर्नल, जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की तरकीब लिखी हुई थी, उस किताब के बदले दुश्मन से सौदा करने का तय करता है। वो वही किताब होती है जो उन्हें उस रात एडम के पास से मिली थी, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। अब गिडियन उस किताब की मदद से अपनी रानी को उन राक्षसों से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एडम अपने क्रिएटर की उस किताब को राक्षसों के हाथ लगने नहीं दे सकता था। और अब इससे पहले कि राक्षस जनरल जुरेल उस किताब को लेकर यहां से भाग निकलता, एडम और राक्षसों के बीच यहां पर एक और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आखिर में जुरेल भाग निकलता है, जिसका पीछा करने के बाद जब एडम नाविरियस की सीक्रेट लैब के अंदर जाता है, तो यहां आने के बाद एडम इनका प्लान समझ जाता है कि मिलियन डीमन स्पिरिट्स जो कि नरक में कैद हैं, उन सभी को वापस जिंदा करने के लिए ये वेसल्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि राक्षस की आत्मा ऐसे ही शरीर में दाखिल हो सकती है जिसकी कोई आत्मा ना हो। और एक बार इन वेसल्स में राक्षसों की सोल दाखिल हो जाने पर फ्रैंकेनस्टाइन की उस बुक की मदद से वो एडम जैसी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेंगे। जुरल ने वो बुक अपने कमांडर को दे दी होती है, जो कि वो कमांडर उस बुक को साइंटिस्ट्स को दे देता है ताकि उस बुक को समझकर इनके मकसद में इन्हें कामयाबी मिल सके, क्योंकि ये साइंटिस्ट बिल्कुल बेखबर होते हैं कि ये जिसके लिए काम कर रहे हैं वो इंसान की शक्ल में छुपा हुआ एक राक्षस है। लेकिन इससे पहले कि साइंटिस्ट उस बुक को ट्रांसलेट करके अपने काम में लगते, एडम इस लैब में घुस आता है और उस किताब को उनसे छीनकर यहां से भाग जाता है। लेकिन वो बुक एडम को भी समझ नहीं आती, और इसका मतलब निकालने के लिए एडम को उसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो दिन छिपने पर टेरा का पीछा करता है और उससे मिलकर उस बुक को समझने में उसकी हेल्प मांगता है। और इससे पहले कि टेरा गारगोयल्स और डीमंस की कहानी पर यकीन करती, जूरल एडम पर हमला कर देता है। लेकिन एडम इस बार जूरल को मारकर उसे नरक भेजने में कामयाब हो जाता है, और अब टेरा को भी एडम की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद टेरा उस बुक को ट्रांसलेट करके एडम को अच्छे से समझा देती है, जिसके बाद एडम तुरंत गारगोयल्स के पास जाकर उन्हें नवेरियस से आगाह करता है। साथ ही वो बुक लौटाने का वादा करता है, इस शर्त पर कि वो उसे और टेरा को कहीं सेफ जगह पर रखेंगे। इसीलिए लिनोर एडम से टेरा को कैथेड्रल लाने के लिए कहती है, ताकि वो इन्हें एक ऐसी जगह पर पनाह दे जहां तक राक्षस पहुंच ही ना सके। लेकिन एडम के यहां से जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये लिनोर की एक चाल थी, क्योंकि वो भी गद्दार निकलती है। उसका प्लान एडम और टेरा के साथ उस जर्नल को भी अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि अब वो इंसानों की खातिर एडम को और ज्यादा जिंदा रखकर जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए वो अपने सबसे बहादुर गारगोयल गिडियन को एडम की जान लेने और उस किताब को हासिल करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद गिडियन और एडम के बीच एक भयंकर फाइट होती है। लेकिन गारगोयल्स काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए एडम उनके सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। लेकिन एडम काफी होशियार होता है और आखिर में वो गिडियन को भी मारकर उसे स्वर्ग भेजने में कामयाब हो जाता है। लियोनोर की धोखेबाजी के बारे में पता चलने के बाद एडम सबसे पहले उस बुक को ही नष्ट कर देता है, ताकि फ्रैंकेनस्टाइन की यह खोज हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाए। लेकिन वहीं नवेरियस टेरा को अगवा कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि टेरा एडम के लिए काम कर रही है, और साथ ही ये भी कि उसने उस बुक का ट्रांसलेशन कर लिया है। इसीलिए वो टेरा के सामने उसके पार्टनर का गला दबाने लगता है और उसे मारने की धमकी देता है।
वो टेरा से कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। और अब मजबूरी में टेरा को उसकी बात माननी पड़ती है और देखते ही देखते नवेरियस का 200 साल पुराना सपना पूरा होने लगता है। धीरे धीरे उन सभी वेसल्स में जान आने लगती है और नरक के रास्ते से हजारों मरे हुए डीमन सन्स की सोल्स उनमें पजेस होने लगती हैं। वहीं राक्षसों का खात्मा करने के लिए एडम अपने पीछे गारगोयल्स को लगाकर नवेरियस की लैब के पास पहुंचता है, जिससे लिनोर को समझ आ जाता है कि नवेरियस उन्हें यहां अपने पीछे लेकर आया है और अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। सबसे पहले एक खतरनाक राक्षस को मारने के बाद अच्छाई और बुराई के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। लियोनोर नवेरियस की डेड आर्मी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि लाखों की तादाद में मरी हुई बॉडीज में नरक से आई हुई सोल्स पजेस होने लगती हैं। गारगोयल्स को समझ आ जाता है कि अगर पोजेशन पूरा हो गया तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए वो एक एक करके उन सभी बॉडीज को नष्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम टेरा को नवेरियस से बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं एडम और नवेरियस के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। यहां एडम डीमन किंग के सामने टिक नहीं पाता, इसीलिए नवेरियस एडम के शरीर में डीमन की सोल को पजेस करने के लिए उस पर मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एडम धीरे धीरे एक खूंखार राक्षस में बदलने लगता है। लेकिन नवेरियस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि एडम ने अपनी सोल डेवलप कर ली होती है और राक्षस सिर्फ बिना सोल वाले शरीर को ही पजेस कर सकते थे। अब एडम को मौका मिलते ही वो डीमन किंग को भी मार देता है और उसे नरक भेज देता है, और नवेरियस के मरते ही उसकी राक्षसों की सेना भी वापस नरक में खिंच जाती है। पूरा लैब टूटने लगता है और सब कुछ बिखरने लगता है, जिसमें एडम और टेरा की जान जाने ही वाली होती है। लेकिन सही समय पर लियोनोर आकर उन्हें बाहर निकाल लेती है। आखिर में लियोनोर गिडियन की मौत के लिए एडम को माफ कर देती है। एडम टेरा से विदाई लेता है और यह कसम खाता है कि वो आगे भी इंसानियत को बचाने के लिए इन राक्षसों से अपनी जंग जारी रखेगा। और फिल्म के आखिर में वो खुद को एक नाम देता है, फ्रैंकेनस्टीन, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।